नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, यूपी में आज विधानमंडल सत्र का छठा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा, सपा ने ही अतीक अहमद को शय दी है, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफियाओं की पोषक है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा के विधायक बनाकर आश्रय दिया। अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए योगी सरकार ने कहा कि आप खुद माफियाओं का पोषण कर रहे थे। इस पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी की भाषा पर सवाल उठाए हैं और इस पर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर, जिनका घर जहां पर, उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास करें कि आखिर हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या। और इसलिए मुझे महोदय, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधी गायब हो गए, लेकिन सियासत का पारा उबाल मारने लगा। हत्याकांड के बाद सपा मैदान में उतरी और सरकार के ऊपर सवालों की बौछार की है। सपा के सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि इस तरह से गोली मारकर हत्या करना दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश ने तो यहां तक कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सवालों का डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में सरकार की तरफ से ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना उतरे। दोनों ने कहा सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रयागराज की घटना दुखद बड़ी घटना है, उसको लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन आज सदन में केवल दुखद ही नहीं है, बहुत दुस्साहसिक घटना भी है। एक हत्या केस के मुख्य गवाह माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने लगातार कई अपने आदेशों में कहा कि गवाहों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अगर इस तरह घटनाएं होती रहेंगी तो कभी अच्छा ट्रायल नहीं हो पाएगा, लोग गवाही नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से भीड़ भरे इलाके में बम और गोली से मुख्य गवाह की हत्या की गई, वहीं सुरक्षा में तैनात एक गनर की दुखद मृत्यु हुई है। एक गनर आज भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। सवाल ये है कि ये घटना के पीछे जाना चाहिए कि कोई घटना नई आज नहीं हो गई। लगातार उनका परिवार सुरक्षा की गुहार कर रहा था। श्रीमती पूजा पाल जो इस घटना की मुख्य पैरोकार हैं, वो समाजवादी पार्टी की विधायिका भी हैं और उनके पति के ही मुकदमे के केस में गवाही होनी थी और उसी के संदर्भ में वो कुछ तैयारी करके आ रहे थे। और यही नहीं,
जो मुख्य गवाह थे वो स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी थे। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना किया जाए, ये दिल दहला देने वाली घटना है। प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस दोनों काम कर रहे हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी हम पर्दाफाश करेंगे, पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसमें कोई भी हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्य गवाह अधिवक्ता उसकी खुलेआम हत्या होना। तो वहीं कांग्रेस का रायपुर में अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं। आज के दिन अधिवेशन में झंडारोहण किया गया। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं ने बैठक भी करी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अजय कुमार लल्लू से जनता टीवी ने खास बातचीत की। पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ हैं। इस वक्त अधिवेशन स्थल में पहुंचे हुए, अधिवेशन में भाग लेने के लिए। 2023 और 2024 में चुनाव है, कितनी तैयार होकर जाएगी कांग्रेस यहाँ से? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है। इसमें पीसीसी, आईसीसी, सभी फ्रंटल और संगठन के सभी जिम्मेदार और जवाबदेह लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं समझता हूँ पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारी नीति क्या होगी, हमारी विचारधारा क्या होगी, हमें लड़ना किससे है, किन मुद्दों को लेके आगे जाना है, कृषि नीति क्या होगी, बेरोजगार नीति क्या होगी, किसानों के लिए नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, ये पूरे एजेंडे पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा 50वीं अधिवेशन है और मैं समझता हूँ कि इस अधिवेशन के बाद एक नए रूप में बड़े जोश उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप तमाम विषयों पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने यूपी में भी देखा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है और उसके लिए किस तरह से पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी? कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पूरा चुनाव जब पोलराइजेशन हो जाता है, जाति और धर्म पर आधारित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन हम उन चुनौतियों से लड़ने के लिए भी अब तैयार हैं और हमारे लिए एक बड़ा अनुभव था और उस अनुभव के साथ हम आगे बढ़ने के लिए चलने वाले हैं। देश के तमाम हिस्सों में लगभग 9 राज्यों में चुनाव अभी होना है प्रदेश का, उसकी भी व्यापक तैयारी, उसमें कैसे हम जीत सकते हैं और हमारा क्या मुद्दा होगा, इन विषयों को लेकर चल। लेकिन आपने पोलराइजेशन की जैसे बात कही, छत्तीसगढ़ में अब अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, अन्य राज्यों में भी उठा रही, हिंदू मुस्लिम की बात है। इससे कैसे निपटेंगे कि जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे आप लोग, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक समय था जब देश की जनता अदानी के बारे में सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन आज देश की जनता के सामने आया। आदरणीय राहुल गांधी जी जब बोलते थे संसद में, सड़कों पर, तो बहुत सारे कटाक्ष किए जाते थे, लेकिन जब जब जो राहुल जी ने कहा वो हुआ। महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 50% लोग इस देश के 64% जीएसटी भर रहे हैं और 1%, 10% लोग मात्र 3% जीएसटी भर रहे हैं। 1% लोगों के पास 40% देश की पूंजी है, संपत्ति है। यानी कितना एक वर्ग को खुश करने के लिए, पूंजीपति को खुश करने के लिए गरीब मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। अब धीरे धीरे देश की जनता इसको समझ रही है, देख रही है और मैं समझता हूं धर्म और जात की जो राजनीति वो अब समाप्ति के कगार पर है और नए क्लेवर के साथ जिस तरह राहुल जी को देख रहे हैं आप, वो उत्साह आपको पूरी उम्मीद है सरकार बनाएंगे। पूरी उम्मीद है सरकार बनाएंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे अजय कुमार लल्लू। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा भी करती हुई नजर आएगी, ये दावा है। देवरिया सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने अपने आवास पर केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता करी। रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। रमापति राम त्रिपाठी ने यह भी कहा कि 2023-24 का बजट अमृतकाल का पहला बजट है। इसमें आगे आने वाले 25 वर्षों की नींव को रखा गया है और इस सप्तऋषि बजट में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास,
वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति सहित तमाम पहलुओं पर योजनाएं बनाई गई हैं। भारतवर्ष का ये पहला बजट है जिसमें कोई नया टैक्सेशन नहीं हुआ और कोई प्रलोभन नहीं हुआ, न किसी से लेने की बात कही है न किसी को अतिरिक्त देने की बात है। बजट का फोकस माननीय मोदी जी ने जो स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष बनाया गया, इसको अमृत वर्ष इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए। अब उन्होंने घोषणा किया कि अब अमृत काल होगा 2047 तक, जिसके पीछे भाव यह है कि भारत 2047 श्रेष्ठ भारत बनेगा। निषाद पार्टी ने आज लखनऊ के हजरतगंज में पैदल मार्च निकाला। ये मार्च सदन में अखिलेश यादव के दिए गए बयान के विरोध में था। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे पर अपने छुटभैया नेताओं को आगे करती है। इसको लेकर निषाद पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। निषाद पार्टी की मांग है कि अखिलेश अपने बयानों को वापस लें, नहीं तो आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। निषाद पार्टी के नेता अमित निषाद के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया था। अमित निषाद ने कहा कि संजय निषाद ही वो नेता हैं जो मछुआरों को उनके हक के बारे में बताते नजर आए थे। अखिलेश यादव अपना बयान वापस लें, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मुद्दा यही है कि अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर हमारे नेता जो मछुआरों के नेता हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, तो हम पूरा मछुआरा समुदाय उनकी निंदा करता है। क्योंकि आप इतिहास उठाइए, माननीय अखिलेश जी को विरासत मिली हुई है। उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको विरासत मिली है। लेकिन हमारे मान्यवर साहब ने खुद की एक बहुत ही जमीनी नेता हैं, वो सड़क से सदन तक ये मछुआरा समुदाय उनको पहुंचाया है। 70-75 साल तक कोई नाम नहीं लेता था मछुआरों का, लेकिन मान्यवर साहब के अथक प्रयास से हम लोगों का इतिहास भूगोल उन्होंने खगाल के हम लोगों के बीच में रखा और बताया। और उसकी देन है कि आज देख लीजिए ये बड़ी पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है। और हमारे खुद के 11 विधायक हैं, एक सांसद हैं, खुद मान्यवर साहब मंत्री हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट करी। तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात के दौरान राज्यपाल से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम पर उत्तर प्रदेश में वंदे शास्त्रानुसंधान केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया है। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर भड़के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मौलाना तौकीर जैसे लोग देश की एकता के दुश्मन हैं। ये देश का कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते। सांसद सुब्रत पाठक ने मौलाना पर कड़ी टिप्पणी करी है और कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। सुब्रत पाठक ने कहा कि ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए। मौलाना तौकीर जैसे लोग देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति की शुरुआत हुई है, तो ये लोग उसके सांप्रदायिक राजनीति को भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं और देश में कहीं ना कहीं ये एक हिंदू मुस्लिम बात को खड़ा करना चाहते हैं। इनको इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये शेर और जो कुत्ते वाली बात कर रहे थे, शेर और कुत्ते की पहचान करना है तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। और मौलाना तौकीर जी, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, आप संसद घेरने का जो विषय कर रहे हैं कि देश भर का मुसलमान आकर संसद घेर लेगा, तो आप इसको लड़ाई को पूरी तरीके से ये लोग सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं निश्चित रूप से, जबकि देश में संप्रदाय के ऊपर कानून है और देश के कानून को ये लोग मानते नहीं। इनका देश के संविधान के प्रति इनका विश्वास नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये धमकी देने के आरोप में इनको रासुका लगाकर इनको जेल में डाल देना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला बोला। जमाल सिद्दीकी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रावण का वंशज बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने वाली ताकत है, ये राम के वंशज नहीं हो सकते क्योंकि राम को मानने वाले ऐसी बात नहीं कर सकते। जमाल सिद्दीकी ने खुद को राम का वंशज बताया। साथ ही कहा कि हम लोग ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को जोड़ने के लिए आज से नहीं,
जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है 6 अप्रैल 1980 से, तब से प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, सबसे ज़्यादा कोई अगर कांग्रेस का शिकार हो रहा है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो मुस्लिम समाज, और ये पिछड़ता जा रहा है। इसलिए जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो एक तरफ जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश नहीं पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हुए, वो जब उसके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो उसी समय श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में हाजी सिकंदर वक्त भी महामंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का कितनी बड़ी दायित्व होती है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर, उमेश पाल का शव उसके घर पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच शव घर पहुंचा है। घर के आसपास आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम तस्वीरों के साथ। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, घर के आसपास आरपीएफ की सुरक्षा तैनात है और इस बीच शव वाहन में उमेश पाल का शव उनके घर पहुंचा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? इस दौरान कैसी सुरक्षा देखने को मिली जब उमेश पाल का शव पहुंचा है उनके घर? जी पूजा, बता दें आपको कि उमेश पाल का शव पहुंचने से पहले ही यहाँ पर करीब कई टुकड़ियां आरपीएफ की तैनात कर दी गई थी और साथ ही यहाँ पर पीएसी, आरपीएफ और कई पुलिस की एजेंसियां लगाई गई थी और चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी और पूरी तरफ से रोड से उनके घर के आसपास की बैरिकेडिंग करके बंद कर दी गई थी। ऐसे में कुछ समर्थकों में नाराजगी भी दिखाई दी थी। उन्होंने सपा की यहाँ से चायल से विधायक है पूजा पाल, उनका भी कुछ लोगों ने आने पर विरोध किया था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर से उनका पार्थिव शरीर अब एम्बुलेंस में रखकर उस शव वाहन से तारागंज घाट की ओर रवाना कर लिया गया है और साथ ही शव वाहन के साथ करीब कई थाने की फोर्स भी आगे पीछे लगाई गई है। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उमेश पाल का शव उनके घर पहुंच चुका है और इस दौरान घाट की तरफ शव जा रहा है। इस बीच सुरक्षा के खासे इंतजाम। एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज की घटना से जुड़ी हुई कुल 14 जगहों पर छापेमारी चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में छापेमारी चल रही है। एसटीएफ की एक टीम मध्य प्रदेश के लिए भी रवाना हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कुल 14 जगहों पर छापेमारी की खबर है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ सहित तमाम बड़े नगर और साथ में मध्य प्रदेश में भी एक टुकड़ी भेजी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रयागराज घटना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई और मध्य प्रदेश में भी एक टीम भेजी गई है। आगरा को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में मेट्रो की सौगात दी। ऐसे में आपको बता दें कि आगरा में भी मेट्रो के कार्य की रफ्तार तेज हो गई है और तेजी से आगे भी बढ़ रही है। आगरा में अप्रैल 2024 तक मेट्रो की सौगात मिल सकती है। ताजनगरी में ट्रायल के लिए 6 स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें से 3 स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अंडरग्राउंड 3 स्टेशन पर काम लगातार तेजी से चल रहा है। आगरा में 6 किलोमीटर का जो काम है, प्राथमिकता से कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी पर मेट्रो का ट्रायल भी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर टिहरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल को सौगात देते हुए अलग अलग विभागों की 5 अरब 33 करोड़ 20 लाख 89 हजार की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें जनपद के सभी 6 विधानसभाओं की विकास योजनाएं शामिल रहीं। सीएम धामी ने 1 अरब 58 करोड़ 21 लाख 4 हजार की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया और 3 अरब 74 करोड़ 99 लाख 85 हजार की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है।
शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों को दायित्व नहीं मिलेगा। उनके इस बयान की चर्चा जोरों पर है और वहीं बीजेपी संगठन में इस वक्त सरकार के दायित्व वितरण को लेकर सूची तैयार करने में लगी हुई है। लेकिन प्रभारी का बयान सामने आने के बाद ऐसे नेताओं की चिंता बढ़ने लगी है जिन्होंने आम चुनाव या चुनाव के बाद अपनी ही सरकार को असहज करने का काम किया। उनकी भी सूची संगठन स्तर पर तैयार की गई है, जिसको किसी भी तरह की जिम्मेदारी न देने की बात प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से हुई है। प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा कि पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठाएगी। प्रभारी का बयान सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, यह उनके निजी विचार हैं और निजी तौर पर राजनीति में प्रत्येक नेता क्या करता है क्या नहीं करता है वो संगठन की योजना से बाहर है। लेकिन पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं ही, वो पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालयों में पीसी हो रही है वहाँ इस तरह की मैंने आपको बताया है कि वो पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी के जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी मैंने आपको दी है। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। वो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी में रणनीति बनना शुरू हो गई है। कल प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2019 के ही तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ 5 सीट उत्तराखंड की जीतेगी, जिसको लेकर रणनीति पर तैयारी की जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारी पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे बूथ लेवल का कार्यक्रम लगातार होता रहता है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा हर पल चुनाव के लिए तैयार है। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के उज्जवल भविष्य को लाने वाली अच्छी सरकार बनाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।